नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे बढ़िया होंगे, बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और सभी प्यारे बच्चे एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और क्लास जो है वो आप लोगों की हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार है, राधे राधे है। और आप लोग आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बातें जो हैं थोड़ी सी शुरू करेंगे और जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनको उनके बारे में क्या कुछ हम करने वाले हैं वो वाली हम बातें भी करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और सभी बच्चे आ जाओ, क्लास के साथ जुड़ जाओ तसल्ली से, तसल्ली पूर्वक। अभी जो मेरे अभी 2 मिनट हैं प्यारे बच्चे, वो मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे भी जुड़ ही रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ एक बार सारे बच्चे आ जाएं और जो हमारी बातचीत है वो जारी रहे और फिर हम कैसे चीज़ों को करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी। तो सभी बच्चे आ जाओ भाई। जय श्री राम, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को हमारा प्रणाम, राधे राधे। हाँ जी बेटा, रफ्तार 2 पॉइंट वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हैं, रफ्तार 1 वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि हो तुम सारे रफ्तार वाले, कंपटीशन में तुम सारे के सारे उतरने वाले हो, ग्रुप डी के ही प्यारे बच्चा। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से, सभी बच्चे आएंगे और हम आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं और आप लोगों से जो हमारी पढ़ाई है उसको आगे रखने की गुजारिश भी बिल्कुल करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। अब आप लोगों के जो रफ्तार 1 वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि जिन्होंने रफ्तार बैच को पहले खरीदा था उनको जो नया रफ्तार बैच आया था यानी रफ्तार 2.0 वो फ्री मिला था। तो आप रफ्तार 1 वाले बच्चों के पास चॉइस होती है कि या तो आप लोग क्या करें प्यारे बच्चे, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएं आप उनसे कर लें, या आपकी चॉइस है कि आपका जो टॉपिक बचते हैं उनको आप लाइव सेशन के साथ कर लें। जबकि रफ्तार 2 पॉइंट वाले बच्चे जो हैं उनको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं दी जाएंगी, उनका लाइव सेशन ही चल रहा है, क्योंकि उनका बैच अभी शुरू हुआ है। तो अभी शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें उनके साथ रिकॉर्डेड नहीं जाएंगी, सारी चीज़ें लाइव जाएंगी। लाइव जाएंगी 1 वाले के साथ भी प्यारे बच्चे, लेकिन 1 के साथ क्या दिक्कत है कि उनके कुछ टॉपिक पहले हम करवा चुके हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक हम उनके करवा चुके हैं। उनके कुछ ह्यूमन सिस्टम बचते हैं, मानव से संबंधित तंत्र बचते हैं। तो जिनको मैंने आपको कितनी बार समझाया प्यारे बच्चे कि आप इस क्लास के साथ जुड़कर उनको लाइव कर सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत से बच्चों की आज मतलब आज क्या बहुत दिन से थोड़ा सा डाउट है उन बच्चों की। सही बात भी है कि उन बच्चों को लग रहा है कि हम कहाँ से साइंस कंप्लीट करेंगे, हमारा जो है वो चल नहीं रहा है। तो मैंने कई बार आपको टेलीग्राम में भी बेटा मैसेज करा है कि मैंने वादा करा है मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और समय से कराऊंगी, जिससे आप रिवीजन भी कर पाएँ चीज़ों का। ठीक है, तो अपने वादे को मैं पूरा करूंगी, ज़रूर पूरा करूंगी, 100% पूरा करूंगी। आप इस बात को लेकर बिल्कुल मतलब चिंता मत लीजिए कि हमारा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा। सिलेबस बिल्कुल पूरा होगा और बहुत अच्छे से होगा। जिस दिन तुम एग्ज़ाम देकर निकलोगे ना उस दिन मुझे डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आप लोग खुश रहेंगे और कहेंगे कि हाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा, अच्छे से हो गई सारी चीज़ें। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारी अब बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब आपको आगे से कोई शिकायत का किसी तरीके का मौका नहीं मिलने वाला है। तो आपका देखो, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आप लोग मैं गलत बोल रही हूँ कुछ तो आप लोग अच्छे से बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखो, मैंने आपको कहा कि आप लोगों का उद्देश्य है ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना। सभी बच्चों का जो भी मेरे साथ क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, हर एक बच्चा चाहता है कि हमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, अब आपका जो ध्यान है वो इस तरफ होना चाहिए कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें अच्छे से, जो हमें कराया जा रहा है उसको करें, या आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि हमें तो भैया रफ्तार 2 पॉइंट वाले बच्चों के साथ नहीं पढ़ना, हमें तो किसी और बैच के साथ नहीं पढ़ना, हमें तो उसके साथ नहीं पढ़ना। इस चीज़ से क्या फ़ायदा? ये तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे भारत देश में बंटवारा हो जाता है, हिंदू अलग मुसलमान अलग। भैया ना हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडियन हैं। तो रफ्तार वाले बच्चे भी तो आपका ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको चीज़ें सिर्फ इतनी है बेटा कि आपको पढ़ाया जाए और आप पढ़ें और आप पेपर क्लियर करके आए। तो जो समझदार बच्चे हैं उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। जो केवल हुड़दंग काटने आते हैं, हुड़दंग पना जिसके अंदर है, उनको तो तुम कहीं भी शिफ्ट कर लो, वो तो हुड़दंग पना ही करेंगे।
है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैंने आप लोगों को इतने दिन से क्यों रोक के रखा था रफ्तार वन वालों को, इसलिए रोका था बेटा क्योंकि बीच से जब कोई टॉपिक मैं आपको शुरू करवाती तो आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप परेशान होते। अब परेशान होते तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी मैंने रात बजे 8 बजे क्लास भी लगाई, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा स्लॉट खाली नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ हमारी जो 40 सीरीज़ है उसको मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों का अगले महीने ही पेपर है बेटा, आपके अभी पेपर की कोई डेट नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब आज से आपकी क्लासेस रेगुलर लगेंगी, इसी टाइम लगेंगी, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब बता दो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत प्यारे बच्चे, ठीक है, हाँ जी पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ बेटा चीज़ें, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है हमने, है ना। अभी तक तो हमने आप लोगों का जो रफ्तार वन वाले बच्चे हैं उनके तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। आपने बीमारियां कर लिया, आपने विटामिन कर लिया, आपने बेटा बॉटनी कर लिया पूरा, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया प्यारे बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, आप तो पहले उनसे आ गए हो। बस कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको अब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि हमें तो इनके रफ्तार 2 बैच के साथ पढ़ाया जा रहा है, बेटा क्यों सोचते हो ऐसा। मैंने कहा रफ्तार भी तो हम उन्हीं बच्चों के लिए लाए हैं जो ग्रुप डी वाले हैं। अब देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, साइंस जो आती है ग्रुप डी में बहुत बड़ी बहुत ब्रॉड लेवल की आती है। ब्रॉड का मतलब है कि सिलेबस ज़्यादा है, अब उसको करवाने में टाइम लगता है बेटा। अब आपको मैं कराती आ रही हूँ चीज़ें, तो जब इतना बड़ा है बॉटनी तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, इतना बड़ा है बायोलॉजी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अब टाइम दोगे तो तभी तो चीज़ों को कर पाओगे। तो आ जाओ, अब हम ज़्यादा चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे, अब आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी। अब मेरी एक और गुजारिश है कि जो रफ्तार वन वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे बेटा, और बिल्कुल चीज़ें एकदम स्मूथली हो जाएंगी। 4-5 दिन बाद आप ही कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है मैम, चलाते रहो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें धैर्य रख के चलना पड़ता है, चीज़ें तभी ठीक होती हैं। जब हम अफरा तफरी मचाते हैं, तुमने देखा है ना कुंभ में जाने वालों का क्या हाल हो रहा है। अगर हम सब ये मेंटेलिटी रखें कि सबको ट्रेन मिलेगी, कोई बात नहीं, ये निकल गई तो दूसरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो। लेकिन जब हम बेसब्री में रहते हैं भैया, भगदड़ में, तो देखा ना कितना नुकसान होता है हमारा, कितना नुकसान हो जाता है। तो ये सब सोच के ऊपर ही तो डिपेंड करती है ना चीज़ें। तो बिल्कुल मैं भी समझदार हूँ और आप सभी समझदार हो, आप सभी बहुत अच्छे से समझते हो कि टाइम मैनेजमेंट कभी कभी हो जाता है कि जब दिन में हमारी 7-7 क्लासेस चलती हैं तो एक टीचर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट दे। अब मैंने आप लोगों के लिए जो वादा करा था उसको पूरा निभाऊंगी, और आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो यहीं से चला करेंगी, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे सेल वाला टॉपिक, जो मतलब रफ्तार 2 है, उसमें सेल टॉपिक चल रहा था, आज वो खत्म हो जाएगा। उस टॉपिक में आपका बस एक लास्ट पॉइंट बच रहा है जिसको मैं यहाँ समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, सारे बच्चे उसको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो वैक्यूल वाला पार्ट था वो आप लोगों का बचा हुआ है, तो थोड़ा सा 5-6 मिनट का ये वैक्यूल है, इसको करते हैं कंप्लीट और उसके बाद चलते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो आ जाओ बेटा, हेडिंग डाल लीजिए वैक्यूल, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे वैक्यूल। अरे भैया क्या हो रहा है तुझको। वैक्यूल जिसको कहते हैं रिक्तिका, जिसको कहा जाता है बच्चा रिक्तिका, वैक्यूल। तो हेडिंग आप लोग डालकर चलेंगे रिक्तिका, क्लियर, समझ में आई बातें। थम्स अप कर दो सभी बच्चे, सबको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। हिस्ट्री सर की, ठीक है, आ जाओ अब सारे बच्चे थम्स अप करो और सारी चीज़ें करो। केमिस्ट्री आप लोगों की चलेगी, जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी खत्म होगा उसकी जगह आपकी केमिस्ट्री चल जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो रिक्तिका के बारे में बात कर रहे थे, कोशिका के अंदर रिक्तिका, मैंने डायग्राम वाली क्लास में भी ये रिक्तिका पढ़ाया है, तो सब जानते हैं कि ये क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज क्या होती है, इसकी खोज किसने करी है भाई, रिक्तिका की डिस्कवरी किसने करी है, डिस्कवरी, ठीक है। तो रिक्तिका जो है इसकी डिस्कवरी करी है ल्यूवेनहोक ने। मैंने बहुत बार आपको बताया, जब आप लोगों ने ल्यूवेनहोक जी के बारे में पढ़ा था तो तब भी मैंने आपको बताया, डेमो में भी मैंने आपको बताया था कि ल्यूवेनहोक नाम के साइंटिस्ट ने रिक्तिका को खोजा था। इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा, इन्होंने जीवाणु को खोजा था,
इन्होंने ही आरबीसी को खोजा था, इन्होंने ही शुक्राणु को खोजा था, और इन्होंने ही रिक्तिका को खोजा था। ठीक है, बिल्कुल देखो कितना बेहतरीन रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो ल्यूवेन होक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, रिक्तिका की खोज करी थी। अब मैम जो रिक्तिका होता है इसका क्या नाम है, इसको क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो हाँ भाई, इस रिक्तिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, नया अध्याय। नया अध्याय बेटा देखो, जो 1 वाले बच्चे हैं ना उनको मैंने अभी भी बताया कि जो सेल टॉपिक चल रहा है 2 में, उसका बस ये कॉन्सेप्ट बच रहा है। इसको अभी आप सिर्फ लिखना नहीं, अभी आप इसको सिर्फ समझते चलो। अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम एक नए अध्याय को शुरू करने वाली हूँ, वहां से आप चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, तो इसको भी अभी समझना ही है जस्ट, अभी इसको नोट्स वगैरह नहीं बनाने आपको, बस ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों का बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम होता है, इसको कहते हैं कोशिका की जेब। तो कई बार आ जाता है कि कोशिका की जेब किसको कहते हैं? कोशिका की जेब है ये। जैसे आपकी पैंट होती है उसमें जेब होती है बेटा, आपकी शर्ट होती है उसमें पॉकेट होती है, तो वैसे ही ये भी कोशिका के अंदर एक जेब है। इसको कहा जाता है पॉकेट ऑफ सेल। इसको क्या कह देते हैं बच्चा? पॉकेट ऑफ सेल। इसको कह देते हैं पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका की जेब है ये। और मैम ये किस में पाया जाता है? तो बताएंगे यह पादप कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बच्चा ये किस में होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लियर? तो ये किसके अंदर है मैम? पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता। तो जंतु कोशिका में या तो ये होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत छोटा होता है। तो ये पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये बहुत छोटा या ना के बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो बच्चा प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाता है। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें ना, पादप की कोशिका की अगर बात करें, तो पादप की कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग है ये। तो याद रखना, ये पादप की कोशिका में होता है, और पादप में ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्लियर प्यारे बच्चे? तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग है पादप कोशिका का, याद रखना। ये प्लांट्स के अंदर बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल है, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जब हम पादप कोशिका को देखते हैं तो मैम उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमें दिखाई देता है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो हमें दिखाई देता है, वो यही है रिक्तिका। तो पादप कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, और सबसे बड़ा कोशिकांग होता है पादप कोशिका का। जैसे मैंने जब आपको डायग्राम वाली क्लास करवाई थी, डायग्राम वाली क्लास के साथ आई थिंक सारे बच्चे जुड़ते हो, चाहे 1 वाले हो चाहे 2 वाले हो। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 वाले बच्चे हैं, जिसने सेल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा वो आज से क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि मैं आपका सेल का टॉपिक शुरुआत से जब कराऊंगी तब आप ज्वाइन होंगे और मैं बताऊंगी। आज आप डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जुड़े हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कंटिन्यू करो, धीरे 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 एक एक करके सारे सिस्टम करेंगे, फिर सेल वाला टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आ जाओ, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, ये एक पादप कोशिका है। ये कैसी कोशिका है बच्चा? एक पादप कोशिका। ये एक पादप कोशिका है। ठीक है बेटा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले तो हमारा नुकसान नहीं होने वाला, हमें वो चीज़ें उल्टा निखर कर आती हैं। कई कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आप 1 बार में पढ़ते हो नहीं समझ आते, 2 बार में पढ़ते हो कुछ समझ में आता है, 3 बार पढ़ते हो तो और अच्छे से समझ में आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैठकर आराम से इस चीज़ को समझेंगे ना, और कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे आप जर्नली कोई भी प्रैक्टिस करते हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उसमें क्वेश्चन आता है तो बहुत कुछ आप लोग सीख कर जाते हैं। हर क्लास हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और बेटा आप लोग पढ़ने वाले हो, सिलेक्शन लेने वाले हो, तो मैं आप लोगों को ऐसा बनाना, आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि जब भी कोई भी क्लास चले उससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। मतलब हमारे अंदर ये होना चाहिए कि ये क्लास चल रही है, चलो इससे भी कुछ सीखते हैं, ये क्लास चल रही है इससे भी कुछ सीखते हैं। हर क्लास कुछ सिखा कर जाती है। हमें नहीं पता किस क्लास से क्वेश्चन आ जाए पेपर में। अब मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं सारे बच्चे देखकर, तो मान लीजिए यही आ जाए पेपर में, तो आपने पढ़ा ना, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप चीज़ों को सीखो, उनको करो। अब देखो पादप कोशिका जो होती है, ये पादप कोशिका का डायग्राम है, और इसमें देखो सबसे बड़ा जो अंदर की तरफ तुम्हें ये दिख रहा है, ये होता है वैक्यूल। इसको कहते हैं भाई रिक्तिका। ये है प्यारे बच्चे रिक्तिका। तो ये रिक्तिका पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, आप याद रखोगे। और मैम ये जो रिक्तिका होती है, इसकी जो भित्ति है, देखो मैं पिंक कलर से जो बना रही हूँ,
ये जो इसकी भित्ति है मैम, इसको क्या कहते हैं? तो इसकी भित्ति को टीनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी भित्ति को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये जो इसकी भित्ति होती है वैक्यूल की, इसकी जो रिक्तिका है, इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं वैक्यूल से। इतना आपको आएगा वैक्यूल के अंदर। तो आप लोग अब सेल वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अब सेल डिवीज़न हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। आज की क्लास में हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक के साथ करने वाले हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? हाँ जी, ठीक है, मैं सारे फैक्ट आपको लिखवाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो तो आओ अब हम चलते हैं एक बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक की तरफ जो कि सेल वाला टॉपिक था, अब वो खत्म। आप डेमो से इस कोशिका वाले चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं, जो रफ्तार 2 मतलब सेकंड वाले बच्चे हैं वो, ये टॉपिक अब खत्म। अब आप लोगों का दूसरा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी का, यानी कि यूं कहें तो सभी बच्चों के लिए एक नया टॉपिक चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। रफ्तार 1 वाले बच्चे इस सिस्टम के बारे में बहुत सी चीज़ें पहले से ही जान चुके हैं, बहुत सी चीज़ें पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्लास को एज अ रिवीजन आज ले सकते हो और बहुत से नए फैक्ट आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको समझ सकते हो। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास आपकी शुरू हो रही है सभी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो भाई आ जाओ, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक एक करके सारे सिस्टम हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रेगुलरली, जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है प्यारे साथियों, पाचन तंत्र। चलिए आइए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहली बात कि मैम आपकी बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक है, नए चैप्टर है, नया चैप्टर है तो नए पेज पर हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है पाचन? सभी बच्चे बताकर चलेंगे कि मैम डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। आप में से बहुत बच्चों ने पढ़ा हुआ है पाचन को, मैम डाइजेशन क्या होता है हम जानते हैं। तो मेरा उन्हीं बच्चों से प्रश्न है, बताएं पाचन क्या होता है प्यारे बच्चे। सेल डिवीजन होगा, मैंने कहा सेल डिवीजन एक अलग टॉपिक है, ठीक है, एक अलग टॉपिक है जिसको मैं करवाऊंगी, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अभी हम करते चलेंगे, पहले हम ह्यूमन सिस्टम करेंगे, तब हम बाकी के दूसरे टॉपिक जो है वो करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को सारे सिस्टम खत्म करवाऊंगी पहले ह्यूमन बॉडी के, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के जब आप सारे सिस्टम कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप लोग बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके मॉक में आते हैं या जो आपको क्वेश्चंस हम लोग देते हैं उनको बना पाओगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ह्यूमन सिस्टम से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। तो ह्यूमन सिस्टम को पहले ख़त्म करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरे टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं। तो बेटा डाइजेशन क्या होता है भाई? देखो जहां जी, देखो मिथुन बोल रहे हैं भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, बिल्कुल सही बात भाई। जब कभी भी हम लोग कभी खाना खाते हैं, चाहे वो खाना तो आप खाते ही हो पूरे दिन भर, सारे के सारे दिन में 3 बार 4 बार 6 बार भी कई लोग खाना खाते होंगे। खाना खाने का मतलब है कुछ ना कुछ खाते ही रहते होंगे दिन भर में। तो जब हम उस खाने को खाते हैं और उसको मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं ऐसे करके, तो यही पाचन होता है, यही से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले कि मैम पाचन क्या होता है, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया, ठीक है, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, क्लियर, छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया, छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया, ठीक है, तोड़ने की क्रिया, क्लियर, क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? पाचन कहलाती है। तो आपको पेपर में कभी भी पूछेगा कि जब कभी भी हम भोजन करते हैं, भोजन के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे दांत, हमारे शरीर में एंजाइम जो बन रहे हैं ये काम करते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं पाचन। तो कभी भी भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना हो तो यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इंग्लिश में लिखेंगे ब्रेकिंग, इंग्लिश में लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल, अभी समझाएंगे भी कि कैसे, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड
इनटू स्मॉलर, इनटू स्मॉलर। तो जब कभी भी हम भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, इसी को कहते हैं पाचन। अच्छा, चाहे तुम चावल खाओ, चाहे तुम रोटी खाओ, जब तुम खाते हो उसको चबाते हो, तो मतलब रोटी आपने जो छोटा सा पीस रोटी का मुंह में डाला, उसको चबाने का काम आप कर रहे हो। तो यही क्या हुआ कि भोजन का जो बड़ा अणु था उसको छोटे अणुओं में आप तोड़ रहे हो अपने दांतों से कुचल कर। ठीक है, तो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन है। मैम, क्या वो छोटे अणु सारे मुंह में कुचल जाते हैं या आगे भी जाकर वो हमारी बॉडी में कहीं छोटे होंगे? तो बेटा अभी वो और छोटे होते हैं, है ना। मुंह में तो आपने उसको चबाया, उसका कचूमर बनाया, एक लुगदी, एक पेस्ट बना दिया, उस पेस्ट को आपने निगल लिया, वो तुम्हारे पेट में पहुंचा, पेट में वो और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, फिर वो आंतों में पहुंचा, आंतों में जाकर वो और छोटे पार्टिकल में टूटेगा। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है धीरे धीरे पढ़ाओ, तो भैया धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, बस समझाई तो रहे हैं, अभी तो लिखा हुआ ही है, अभी तो सारा मैकेनिज्म आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, सेल ऑर्गेनल खत्म हो गए। सेल क्या है, किसने खोजा, सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, सब आपने पढ़ लिया। और कसर रह गई क्या? डेमो से अब तक तुम सेल ही पढ़ते आ रहे हो, इतना बड़ा चैप्टर है, देखो, है ना। तो भैया आपका जो सेल था वो कंप्लीट, अब बस सेल डिवीजन रहता है, जो अलग टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगी बाद में, उसको करेंगे आगे चलकर। ठीक है, समझ में आई बातें? तो एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई बात। लवक मैंने आप लोगों को कल पढ़ाए थे बेटा, आपने प्लास्टिड, आप लोगों ने हरित लवक, आपने क्रोमोप्लास्ट और आपने ल्यूकोप्लास्ट, इन सब के बारे में कल पढ़ लिया था। तो लवक तो आपने कल ही पढ़ लिए थे, क्लोरोप्लास्ट कर लिया था, क्रोमोप्लास्ट कर लिया था, ल्यूकोप्लास्ट कर लिया था, ये सब आपने कल पढ़ लिए थे, वो खत्म। उसके बाद आपका एक और कोशिकांग बचा था वैक्यूल, वो आपने कर लिया आज, खत्म कोशिका के अंदर। ठीक है, खत्म सारी चीजें। आ जाओ, अब कोशिका को दिमाग से निकालो थोड़ी देर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चलो। मैंने जितने कोशिका से फैक्ट पढ़ाए हैं ना, इनसे बाहर पेपर में क्वेश्चन जाने ही नहीं वाला। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये ही हैं जो हर बार आते हैं, यही हैं जो बार बार आते हैं। और संडे में जो डायग्राम वाली क्लास चल रही है उसको मिस मत किया करो, वहां से भी देख लेना डेफिनेटली। बाद में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि ये वाला पेपर में देखो, ये वाला आया, पेपर में ये वाला आया, उस क्लास के साथ जरूर जुड़ा करो। ठीक है, चलो आओ इधर देखो। तो अभी हमने बात करी कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब मैम, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है? तो ये कौन कर रहा है? छोटे छोटे अणुओं को हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन गया उसमें कौन तोड़ रहा है? तो ये काम करते हैं आपके शरीर में दो चीजें। कौन कौन? आप लोग बताकर चलते हो कि भोजन के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं आपके शरीर में पाए जाने वाले पाचक रस। पाचक रस, एक तो पाचक रस करते हैं इस काम को, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, एक तो करते हैं भाई डाइजेस्टिव जूस इस काम को। मैम, डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं? हमने दूसरे जूस के बारे में तो सुना है, आम का जूस, सेब का जूस, गन्ने का जूस हमने सुना है। मैम, ये डाइजेस्टिव जूस क्या है? तो बेटा ये किसी मार्केट में नहीं मिलते, ये बाजार में नहीं मिलते। आपको मैंगो शेक मिल जाता है बाजार में, आपको एप्पल का जूस मिल जाता है, आपको अमरूद का जूस मिल जाता है, आपको गन्ने का जूस मिल जाता है बाजार में, लेकिन आपको कभी भी पाचक रस कहीं नहीं बाजार में मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये तो भैया हमारे ही शरीर में बनते हैं, ये तो आपके खुद के शरीर में बनते हैं, तो कहीं से क्यों लेने जब आपका शरीर इनको खुद बना रहा है। जब कभी भी आप खाना खाओगे, जब कभी भी आपके पेट में खाना जाएगा, ये अपने आप जाग जाते हैं और कहते हैं खाना आ गया, खाना आ गया, चलो चलो इसको पचाओ। तो भैया ये ऐसे जूस हैं जो आपके शरीर में खाना डलते ही एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपके खाने को, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। एक तो ये हैं, और दूसरे होते हैं एंजाइम। दूसरे हैं प्यारे बच्चे एंजाइम, जो खाने के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को तोड़ते हैं प्यारे बच्चे, एंजाइम। तो आपके शरीर में ऐसी दो चीजें हैं जो खाने के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है। मान लीजिए तुमने भोजन के ऐसे अणु खाए थे, तुमने भोजन के बड़े बड़े अणुओं को खाया था, तुम्हारा भोजन है ये, तुम्हारा फूड है, तुमने ऐसे खाया था खाना, बड़े पार्टिकल खाए थे। अब उसको आपने क्या करा बेटा? उसको आपने अपने शरीर के अंदर जब निगला या अपने मुंह में जब रखा, तो आप उस भोजन के पार्टिकल को छोटा छोटा तोड़ने लग जाते हो, तोड़ने लग जाते हो ऐसे।
तो आपके मुख के अंदर ये जो भोजन है, आपके माउथ में ये भोजन के बड़े पार्टिकल क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। फिर आप इस खाने को निगल जाते हो। आप इस खाने को निगले तो ये खाना तुम्हारे पेट में पहुंचा। कहाँ पहुंचा बेटा? पेट में। अब ये जब पेट में पहुंचा तो और छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, और छोटे छोटे पार्टिकल हो गए पेट के अंदर। मैम पेट के अंदर कौन बैठा है? यही तो दोनों बैठे हैं पेट में भी। तो इन्होंने खाने के साथ मिलकर खाने को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। ये आपके पेट में है खाना जो और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया जाकर। ये आपका स्टमक है जिसमें खाना रखा हुआ है, और छोटे छोटे पार्टिकल में खाना टूट गया। और मैडम लास्ट में आपका ये जो खाना है पेट से निकल कर पहुंच गया तुम्हारी आंतों में, और आंतों में ये इतना बारीक हो गया, इतने छोटे छोटे पार्टिकल हो गए इसके कि आपकी आंतों ने ये सारे पार्टिकल इतने बारीक पीस दिए कि तुम्हारे खून में मिल गए ये जाकर। और खून ने क्या करा? इनको आपकी कोशिकाओं तक ले जाकर घेर दिया, और अपनी कोशिकाएं जो हैं वो अब खाने को ले रही हैं और मजे से खुश हो रही हैं। तो खाने के जो पार्टिकल हैं आपके इंटेस्टाइन में जब जाते हैं, छोटी आंत में, ये कहाँ हो रही है क्रिया? छोटी आंत में। ये छोटी आंत है प्यारे बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो खाने के पार्टिकल हैं इतने बारीक पिस गए कि भैया अब ये यहाँ से निकलकर कहाँ मिल जाएंगे? ब्लड में। यहाँ से निकलकर ये खून में जाकर मिल जाएंगे, तुम्हारे रक्त में जाकर मिल जाएंगे, और रक्त इनको बहाकर तुम्हारी कोशिकाओं तक लेकर जाएगा। अभी पढ़ी है ना कोशिकाएं, सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो रक्त इन पोषक पदार्थों को, खाने के अंदर जो पोषक पदार्थ थे इन सबको कोशिकाओं तक देकर आएगा। और कोशिका जो है आप लोगों की, ये खाने से ग्लूकोज को निकाल लेंगी और उसको जलाएंगी, और जलाकर आपको एनर्जी देंगी। तो खाना क्यों खाते हैं बेटा? हमारे शरीर में ऐसा कौन बैठा है जिसको खाना चाहिए? बताओ। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें खाना ना मिले तो तुम क्या हो जाते हो प्यारे बच्चे? तुम क्या हो जाते हो? स्लो मोशन में पढ़ाऊं? अरे भैया बिल्कुल सही चल रही है, जो स्पीड है एकदम सही चल रही है, तुम थोड़े सा तेज हो जाओ जमाने के साथ, ठीक है? स्लो मोशन में पढ़ाऊंगी तो भैया सारी दिक्कत आपको हो जाएगी। बहुत टेंशन हो रही है, ऑनलाइन क्लास देखने से ये काम हो जाएगा साइंस में। बेटा मैंने क्या कहा? आप एप्लीकेशन पर क्लास लो, आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं सैटरडे में, वीकेंड सैटरडे और संडे, जैसे हर संडे मेरी डायग्राम वाली क्लास है, आप उसको लो। आगे हम आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, आप उसको लो। और एक बुक मैंने आपको मेंशन करी है रेलवे विज्ञान, आप उसको लो। तो इतनी चीज़ें कर कर सिलेक्शन होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वैकेंसी देखा ना कितनी निकली हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन करने से सब कुछ होगा, ठीक है बेटा? क्लियर? चलो अब देखो आपने क्या करा कि देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई। ये मान लीजिए खाना है, ये प्लेट में रखा है खाना, आपने उठाया मुंह में डाल दिया, अब मुंह में इसको चबाया, दांतों ने इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा, है ना? अब जब तुमने ये खाना निगल लिया तो पेट में पहुंचा, पेट में जाकर भी इसका पाचन शुरू हो रहा है, पाचन यहाँ भी हो रहा है पेट में भी, ये और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा, क्योंकि पेट में आपके एंजाइम अभी पढ़ोगे कि कौन कौन से एंजाइम है। अब ये पेट से निकलकर छोटी आंत में पहुंचा। भैया छोटी आंत में तुमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि छोटी आंत में ही भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो भोजन का संपूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। मतलब छोटी आंत में फुल एंड फाइनल हो जाता है पाचन खाने का, ठीक है? अब यहाँ जब खाना पूरी तरीके से पच गया तो यहीं से वो खाना इतना बारीक हो जाता है कि आपके खून में मिल जाएगा, क्योंकि आपकी छोटी आंत में छोटी छोटी ट्यूब है जो खून ला रही है, मतलब खून की छोटी छोटी वाहिकाएं आपकी छोटी आंत में है। तो सारे के सारे खाने के जो पोषक पदार्थ हैं वो सब इसमें मिल जाते हैं, ठीक है? छोटी आंत आपकी मिक्सी की तरह काम करती है। मिक्सी जानते हो? जूसर वाली मिक्सी। जब आप जैसे सेब है, आपको ना सेब पूरा नहीं खाना क्योंकि आपको वो चबाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आप उसका जूस निकाल कर पी जाते हो। तो सेब के जितने भी पोषक पदार्थ है उसके जूस में ही तो होते हैं। जब आपने मिक्सी में सेब का जूस निकाल दिया और उस जूस को आप पी गए, तो सेब के अंदर जो विटामिन सी थी, सेब में जो आयरन था, कैल्शियम था, वो उसके जूस में ही तो था, वही सारा आपके शरीर में पहुंच गया। वैसे ही आपने जो खाना खाया वो उसका जूस निकल जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में खाने का जूस निकाल देती है ये आपकी जो छोटी आंत होती है,
इतने स्ट्रोंग एंजाइम है छोटी आंत के अंदर कि खाने के जूस ही निकाल देती है, इतना पतला कर देती है खाने को, इतना बारीक पीस देती हैं, और वो पूरा का पूरा जूस आपका खून में मिल जाएगा। अब खून अपने साथ बहाकर उसको आपके शरीर के अंगों तक, अंगों की कोशिकाओं तक ले जाएगा, आपके पूरे शरीर में सप्लाई कर देगा इन पोषक पदार्थों की जो खून होगा। जैसे आपकी आंखें, आपकी आंखों को क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए कैसे आपकी आंखों तक पहुंचती है? क्या आप अपनी आंखों को गाजर खिलाते हो? ये बताओ। सारे बच्चे अपनी आंखों को गाजर खिलाते हैं क्या? तुम कहोगे नहीं मैम, हम तो खुद गाजर खाते हैं। तो वो जो गाजर तुमने खाई उसमें जो विटामिन ए थी वो कैसे आपकी आंखों तक पहुंची? आप कहेंगे कि मैम वो विटामिन जो गाजर थी वो हमारी आंतों में पहुंची थी, छोटी आंत में, और यहीं से उसकी जो विटामिन ए है वो ब्लड में चली गई और ब्लड ने फिर उसको सप्लाई करा आपकी आंख में, क्योंकि आपकी आंख में भी खून जा रहा है तो वही विटामिन ए को लेकर जा रहा है आपकी आंखों के अंदर। तो इस तरीके से हर एक पोषक पदार्थ जो आपके अंगों के लिए ज़रूरी है, जैसे आपके दिल के लिए आप जानते हो पोटेशियम सोडियम बहुत ज़रूरी है, आपकी किडनी के लिए पोटेशियम सोडियम बहुत ज़रूरी है, ये कैसे आपकी आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ये सब कैसे आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं? भाई खाने से ही तो पहुंचते हैं, जैसा खाओगे वैसा रहोगे, है ना। अच्छी अच्छी चीजें खाओगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, कबाड़ खाओगे तो आपका शरीर भी कबाड़ बन जाएगा। तो इसीलिए खाने से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हो पाचन। आ जाओ, अब बात करते हैं कि मैम पाचन की ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ होती है। तो बात करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया आपके शरीर में एक लंबी नलिका में होती है जिसका नाम है आहार नाल। तो हेडिंग डालेंगे भाई आहार नाल, हेडिंग डालेंगे हम लोग आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, हेडिंग डालेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, मैम इसके बारे में अब हमें पढ़ाएं कि ये क्या होती है। तो प्यारे साथियों आ जाओ, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट आते हैं। इसकी लंबाई आप लोगों को पूछी जाती है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है। तो फटाफट से आप लोग मुझे बताएं कि आहार नाल जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप कहोगे 8 से 10 मीटर। ये पूरी एक नलिका है, पूरी एक ट्यूब है, अभी फोटो दिखाऊंगी। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मैम इसका सबसे प्रथम भाग कौन सा होता है? इस आहार नाल का प्रथम भाग क्या है? इस आहार नाल का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? मतलब ये आहार नाल जो है मैम कहाँ से शुरू होती है? हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जो इस आहार नाल का सबसे पहला भाग है? तो ये जो शुरू होती है आपके माउथ से शुरू हो जाती है। इसका जो सबसे पहला अंग है आप लोगों का मुख हो जाता है बेटा। तो आपके मुख से शुरू हो जाती है आहार नाल। कई बार कई शिफ्टों में क्वेश्चन बना है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? तो आप कहेंगे मुख से शुरू होती है, माउथ से। अब पूछ ले कि मैम अंतिम भाग कौन सा होता है, ये कहाँ पर खत्म हो जाती है जाकर? तो इस आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि ये आपकी गुदा पर खत्म हो जाती है। गुदा जिसको कहते हो एनस, ये एनस पर जाकर खत्म होती है गुदा। मैम गुदा क्या होती है? गुदा वो भाग है जहां से आप लोग क्या करते हो प्यारे बच्चे, मल को त्यागते हो। ठीक है, जहां से आप लोग मल को त्यागते हो। एक सेकंड रुकना। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो ये जो आप लोगों की आहार नाल होती है इसका जो प्रथम भाग है वो तो आपका माउथ है, माउथ से तो शुरू हो गई, यहीं से पाचन करते हो। और गुदा, गुदा मतलब वो जगह जहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके खाने का है, जैसे कि भाई एक बात सुनो, जब आप मिक्सी में जूस निकालते हो ना, कई बार तुमने देखा भी होगा कि जैसे हमें अभी मैंने कहा संतरे का जूस निकालना है तो हमने मिक्सी में संतरा डाल दिया, उसका जूस निकालकर ग्लास में भर लिया। अब जब मिक्सी को खोलकर देखते हो तो संतरे का कचरा भी तो वहाँ अटका रहता है। सेम वैसे ही जब आपने खाना खाया, खाने में जो अच्छे अच्छे पोषक पदार्थ थे वो तो खून में मिल गए आपके, है ना। जूस निकल कर तो खून में मिल गया खाने का, लेकिन जब कचरा बचा उसको क्या अपने शरीर में रखोगे क्या? नहीं भैया, उस कचरे को आप डेली अपने शरीर से बाहर निकालते हो। तो वो कचरा ही है जो गुदा के रास्ते बाहर निकलता है मल के रूप में, मल यानी कि फीसस के रूप में, जिसको साधारण भाषा में पोट्टी बोलते हो। तो जब खाना खाते हैं तो फ्रेश भी होते हैं, खाना खाते हैं तो मल का निर्माण भी होता है शरीर में। मल क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, आपके शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट जिसको आप बाहर निकालते हो। तो जिस रास्ते से मल को बाहर निकालते हैं वही होता है गुदा। तो गुदा भी एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। ठीक है,
क्लियर? हमने भी तो मीटर ही लिखा है प्यारे बच्चे, हमने भी तो मीटर ही लिखा है, लो ऐसे लिख लो। तो ये कितनी होती है आप लोग बताते हो, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे कि मैम आहार नाल जो होती है इसका आपके हमारे शरीर के अंदर ऐसे कौन से हिस्से हैं जो आहार नाल का भाग नहीं है। मतलब पाचन में तो भाग दे रहे हैं लेकिन आहार नाल का भाग नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें आहार नाल दिखा दूं अच्छे से कि कैसी होती है, फिर उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो जब आप इन बॉडी बिल्डर को देखते हो, देखो बॉडी शॉडी बना रखी है इसने, तो भैया जब आप इस तरीके की अपने फोटो को देखोगे, अपने इंटरनल डायग्राम को जब आप देखते हो, तो जहां जहां मैं पेन घुमा कर ला रही हूँ वो तुम्हारी आहार नाल है। ठीक है, देखो ये माउथ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये छोटी आंत, ये और फिर ये बड़ी आंत ये। तो ये सारा एरिया आपकी आहार नाल है। कहाँ से शुरू हुई बेटा आहार नाल? मैम आपने अभी भी बताया मुख से शुरू हुई, बिल्कुल। तो ये है आप लोगों का माउथ, यहाँ से आहार नाल शुरू हुई, ऐसे ऐसे। ये तुम्हारी फूड पाइप है, ईसोफेगस। यहाँ से खाना होता हुआ यहाँ गया पेट में, पेट से आपका खाना निकलकर छोटी आंत में गया, छोटी आंत में वो आपके खून में मिल गया, एकदम पच गया। अब कचरा जो था वो बड़ी आंत में आ गया और बड़ी आंत से निकलता हुआ गुदा के रास्ते ये कचरा आपके शरीर से बाहर हो गया। खत्म कहानी। तो यही है पूरा का पूरा, जहाँ मैंने ब्लू कलर का पेन चलाया है ये आपकी आहार नाल है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। अच्छा मैम इसमें तो हमें कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, तो बेटा ये तुम्हारा लीवर है, लीवर। अच्छा लीवर का काम क्या होता है? आप कहोगे मैम हमने अभी तक सुना है कि लीवर भी हमारे शरीर में पाचन करता है, तो बिल्कुल सही सुना है। तो क्या मैम ये आहार नाल का भाग नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं बेटा, ये आहार नाल का भाग नहीं है। अच्छा मैम हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, ये ग्रीन ग्रीन कलर की, ये ग्रीन ग्रीन कलर की, ये हमारा पैनक्रियाज है। क्या ये आहार, हमने इसके बारे में भी सुना है कि ये भी हमारा पाचन करता है, क्यों मैम ये आहार नाल का भाग नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं, ये भी आहार नाल का भाग नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ आपको ऐसी दिख रही हैं जिन पर मैंने क्रॉस लगाया है, जिन पर मैंने क्रॉस लगाया है, ये आहार नाल का भाग नहीं है, परंतु ये आपके शरीर में पाचन करती हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो आपका पाचन नहीं होगा फिर। तो मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों पाचन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और ये दोनों आहार नाल का भाग भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो खाया हुआ खाना है वो कभी भी लीवर में नहीं जाता, खाना आपका कभी भी लीवर में नहीं जाता, और ना आपका खाना कभी भी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में जाता। तो ये दो ऐसे अंग हैं, ये दोनों ऐसे अंग हैं बेटा जिनके अंदर खाना कभी जाता ही नहीं है। मैंने क्या कहा, खाने का रास्ता क्या होता है? खाने का रास्ता मुंह से आपकी भोजन नली में, भोजन नली से तुम्हारे पेट में, और पेट से तुम्हारी छोटी आंत में, छोटी आंत से मल के रूप में बाहर, बड़ी आंत के द्वारा बाहर। तो ये है खाने का रास्ता। मुंह से यहाँ से होता हुआ पेट में, पेट से होता हुआ छोटी आंत में, छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत से मल के रूप में बाहर। तो भैया कहीं भी आपका खाना लीवर और आमाशय में नहीं गया। ठीक है, ठीक है, क्लास से भी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम क्या करना चाहते हो, एकदम परफेक्टली चीज़ों को शोटी के साथ करना चाहते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, जैसे मैंने डायग्राम वाली क्लास बताया वो कर लेना है ना, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए आपको मैंने ये कहा है, वरना क्लास से भी आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है मैडम जी, क्या आहार नाल की लंबाई व्यक्ति की, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की लंबाई पर ये निर्भर करे, लेकिन एवरेज जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वो एवरेज ही पूछता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई एक 10 फुट का आदमी है तो उसकी आहार नाल कितनी होगी, एक 11 फुट का है तो उसकी, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको सिंप्लिसिटी में या सिंपल पूछेगा कि आहार नाल का औसतन लंबाई कितनी है। आपने कहा 8 से 10 मीटर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो धन्यवाद रोशनी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। मैम सेल के लिए खाना कहाँ से जाता है? सेल के लिए जो खाना है वो ब्लड लेकर जाता है। ब्लड जो है वो कोशिकाओं के सीधे कांटेक्ट में रहेगा, आपके ब्लड में जो घुला हुआ है वही आपकी कोशिकाओं में जाएगा, है ना। तो ब्लड ही क्या करता है, एक माध्यम का काम। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है
तो आप लोग कैसे जाओगे, या तो एरोप्लेन से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, अपनी गाड़ी से जाओगे। तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपको एरोप्लेन या फिर गाड़ी का इस्तेमाल करना है। वैसे ही आपके शरीर के अंदर अगर आपकी कोशिकाओं में कुछ पहुंचाना है तो ब्लड से ही पहुंचाना पड़ेगा। ब्लड ही आपकी कोशिकाओं के अंदर सारे पोषक पदार्थ ले जाता है। जैसे किसी का लीवर है, वो खराब हो गया, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर कहेगा कि ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। तो क्या भैया तुम लीवर को ऐसे निकाल कर उस पर दवाई का लेप करते हो क्या? ये बताओ, लीवर को ऐसे निकाल कर उस पर दवाई का लेप करते हो कि लीवर ले खा ले तो ठीक हो जाएगा? दवाई तो तुम्हें अपने मुंह से ही खानी पड़ती है। तो जब डॉक्टर ने लीवर वाली दवाई दी है, उनको मुंह से खाते हो। मुंह से खाने का मतलब वो तुम्हारी आंतों में गई, और आंतों में वो दवाई आंतों से आपके ब्लड में मिल गई, और ब्लड में मिली तो फिर ब्लड ही उसको आपके लीवर की कोशिकाओं तक ले जाएगा। ये होता है सारे का सारा जो फैक्ट होता है। समझ में आई बातें? तो ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमें। तो अब हमने पढ़ लिया कि अब देखो ये आपको कैसे आ सकता है पेपर में, डायग्राम दे देगा कि ये हमारी मनुष्य की आहार नाल का फोटो है। इसमें दो ऐसे ऑर्गन है जहां पर खाना कभी नहीं जाता और जो आहार नाल का भाग नहीं है ना? तो ए और बी को पहचाने, इसके ऊपर ए लिख के दे देगा, इसके ऊपर बी। तो ए और बी के नाम लिखें, ए और बी क्या है तो आपको पहचानना है फिर कि ए तो लीवर है और बी हमारा पैनक्रियाज है। ऐसे छांट छांट कर क्वेश्चन आएंगे। लीवर का वेट होता है बेटा 1 से 2 किलोग्राम। अभी लीवर को भी पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक चीज को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी सारा। तो अभी तसल्ली रखकर अभी चीजों को समझते चलो, ठीक है? आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, दूसरी जगह चली गई तो क्या दूसरी जगह चली गई? दवाई? नहीं बेटा, दूसरी जगह जाकर वो काम ही नहीं करेगी। दूसरी जगह जाकर वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि हर ऑर्गन के लिए स्पेशल दवाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं क्या दे सकती हूँ कि आपको क्या हुआ कि दर्द तो हो रहा है आप लोगों को सर में, और डॉक्टर ने तुम्हें दे दी पेट के दर्द की दवाई। तो पेट का दर्द, तो पेट में तो दर्द है ही नहीं, आपके तो सर में दर्द है। तो वो जो पर्टिकुलर दवाई आपको डॉक्टर ने दी, तो वो ऐसा ड्रग दिया है जो ब्रेन की कोशिकाओं को जाकर टारगेट करेगा। तो सर के दर्द के लिए सर का दर्द वो ठीक करेंगी ब्लड के साथ जाकर। ऐसा नहीं है कि आपके तो दांत में दर्द है और दवाई दे दी सर डॉक्टर ने आपको भूख लगने वाली। तो भैया दर्द तो सर में है या दांत में है, भूख लगने वाली दवाई दे दी डॉक्टर ने, तो क्या काम करेंगी वो? कुछ नहीं। तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है उसके लिए विशेष दवाइयां दी जाती हैं। हर चीज की दवाई अलग है। जो लीवर को दवाई ठीक करती है वो दिल को ठीक नहीं कर सकती, जो दिल को ठीक करती है वो लीवर को ठीक नहीं कर सकती। तो हर विशेष ऑर्गन की विशेष कोशिकाएं और उनके लिए विशेष दवाइयां हैं। ऐसे तो हम कोई भी दवाई ना उठाकर खा लेते कि भैया लो खा लो। तो विशेष ऑर्गन की कोशिकाओं को ध्यान में रखकर ही दवाई दी जाती है ना? चलो, तो अब हमने बात करा कि हमारी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, इसका कौन सा अंग इसका भाग नहीं होता। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, आइए बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हो गई, अब लिख लो। तो लिखेंगे यकृत, अरे इतना मोटा पेन, तो लिखेंगे यहां पर कि यकृत और जो आप लोगों का अग्नाशय होता है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे यकृत व अग्नाशय, यकृत व अग्नाशय। ठीक है, किसका भाग नहीं होते? हमारी आहार नाल का। यकृत व अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं होते, आहार नाल का भाग नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है कि कौन से हमारे ऑर्गन है जो हमारी आहार नाल का भाग नहीं होते हैं। तो आप कहोगे यकृत और अग्नाशय। तो लिखकर चलते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं जो यकृत और अग्नाशय। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर खाना कभी नहीं जाता। खाना, एलिमेंट्री कैनाल वो है जहां जहां खाना होकर जाए, और खाने का रास्ता अब आपको समझ में आ गया। तो आज रात का जब आप खाना खाएंगे ना, तो दिमाग में रिकॉल करेंगे, अच्छा खाना यहाँ से यहाँ को जा रहा है। ठीक है, चलो अब आओ आगे बात करते हैं कि इतना आपको आहार नाल के बारे में समझ में आ गया। आहार नाल कैसी होती है ये आपने देख लिया। आहार नाल आपके मुख से शुरू होती है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं मुख की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आपकी ये जो आहार नाल होती है ना बेटा, इसमें भोजन को जब पचाया जाता है, या आपके पूरी बॉडी के अंदर ये जो एक लंबी नलिका होती है जिसको आहार नाल कहते हो, इसमें 5 स्टेप होते हैं।
बेटा जब भी आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए आपके शरीर में 5 प्रकार के स्टेप होते हैं, 5 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं आपके बॉडी के अंदर। तो आइए हेडिंग डालेंगे पाचन के चरण। आपको ये पेपर में पूछे जाते हैं पाचन के चरण, कि भाई पाचन कितने चरणों में पूर्ण होता है आपकी बॉडी में। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की, कि भैया जो पाचन होते हैं ये हमारे शरीर में कितने स्टेप्स में होता है, डाइजेशन आपके शरीर में कितने स्टेप में होता है। ठीक है, तो ये आता है पेपर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार, कई बार आपको उल्टे सीधे करके दे देगा, आपको क्रम में लगाने होते हैं, कई बार आपको पूछ लेता है डेफिनेशन के तौर पर। तो आ जाओ इनको करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अब हम बात करने वाले हैं कि मैम पाचन जो हमारे शरीर में होता है क्या ऐसे ही हो जाता है? तो नहीं बेटा, 5 चरण लगते हैं, 5 चरण। भोजन के पाचन के कितने चरण होते हैं बेटा? 5 चरण होते हैं। आपको सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया जब होती है तो पाचन कितनी प्रक्रियाओं से संबंधित है, कितने चरणों में पूर्ण होता है पाचन? तो बताना 5 चरणों में। कौन कौन से होते हैं? तो चलो आओ, और हमेशा इन चरणों को सीक्वेंस में याद करना है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले कर दिया कोई बाद में, तो सीक्वेंस ही बदल जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। सबसे पहला जो चरण होता है इंजेशन, जिसको कहते हैं हम लोग अंतःग्रहण। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। अभी समझाऊंगी, बहुत इजी है, अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं डाइजेशन। दूसरा जो चरण है उसको कहा जाता है डाइजेशन, यानी कि इसको कहते हैं पाचन। ठीक है, दूसरा चरण होता है डाइजेशन। तीसरा जो चरण होता है उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। बड़ी मजेदार कहानी है, बड़े आराम से समझना। तुम्हारे शरीर में डेली होती है प्रक्रिया, तुम्हें जानना जरूरी है कि भाई हमारे शरीर में क्या चल रहा है। ये तुम्हारे शरीर में डेली होते हैं ये चरण। 4th नंबर पर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन 4th नंबर पर है एसिमिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ठीक है। तो बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी बेटा हर क्लास से। और 5वां जो चरण होता है वो होता है एक्सक्रीशन। वो होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसको हम लोग डीफिकेशन भी कहते हैं। डीफिकेशन, तो एक्सक्रीशन या डीफिकेशन किसी भी नाम से आ सकता है। हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। तो भाई हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं ये 5 चरण होते हैं हमारे शरीर में। और मैम ये पांचों के पांचों चरण कहाँ हैं? आपकी आहार नाल में ही होते हैं। भाई मैंने अभी दिखाया कि ये जो थी आप लोगों की आहार नाल है, ये पूरी आप लोगों की आहार नाल है ना? आपने अभी पढ़ा, मुख से लेकर ऐसे 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 ये पेट है, ये छोटी आंत हैं और ये बड़ी आंत, ये पूरी आपकी आहार नाल है। तो इस पूरी की पूरी आहार नाल में ही होते हैं 5 चरण। तो पूरे के पूरे 5 चरण भोजन के कहाँ होते हैं? आपकी आहार नाल में ही होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चा? आप लोगों की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, है ना? अब देखो कैसे मैम जी इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये 5 चरण होते हैं, तो इनको समझाओ अब। अमाशय क्या होता है? अमाशय होता है प्यारे बच्चे आप लोगों का पेट, और अग्नाशय होता है आप लोगों का पेनक्रियाज। ये 2 शब्द है, देखो अग्नाशय का मतलब होता है पेनक्रियाज, ठीक है, ये है पेनक्रियाज। देखो इस वाले फोटो में देखो, ये जो ग्रीन कलर की है ये है पेनक्रियाज, ठीक है। और अमाशय होता है तुम्हारा पेट। तो अमाशय किसको कहते हैं? अमाशय कहते हैं पेट को, आपका जो पेट होता है उसको। और प्यारे बच्चे जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय किसको कहते हैं? तो अग्नाशय कहते हैं आपकी पेनक्रियाज को। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पेट तो आहार नाल का भाग है, जबकि अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? अग्नाशय बेटा हिंदी में तो लिखा हुआ है,
हिंदी में ही तो लिखा हुआ है। आ जाओ आगे बात करते हैं अब। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पाचन के 5 चरण होते हैं। आप इनको आज सीक्वेंसली याद करेंगे रात को बैठकर। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। इन 5 चरणों से हमारा खाना पचता है। सबसे पहला चरण है अंतःग्रहण, मतलब हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। देखो, अंदर की तरफ ग्रहण करना। कैसे? खाना रखा हुआ है प्लेट में, हमने उठाया और मुंह में डाला, खत्म कहानी। करते हो ना? जब भी हम खाना खाते हैं उसको हाथ से थोड़ी ना अंदर डालना होता है, उसको कान से थोड़ी ना अंदर डालना होता है, उसको नाक से थोड़ी ना अंदर डालना होता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसको आपको मुंह से अंदर की तरफ अपने मुंह में रखना पड़ता है। तो भोजन को जब तुम मुख में डालते हो, अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन मुख में डालना। भोजन मुख में डालना बेटा, मुख में रखना। तो जब आप भोजन को मुख में रखते हो तो इसको कहते हैं आप लोग इजेशन, अंतःग्रहण। ठीक है, तो लिखोगे इनटेक ऑफ फूड। इसका मतलब हो जाएगा इनटेक ऑफ फूड। जब आप खाने को थाली से उठाकर अपने मुंह में डालते हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन, यानी अंतःग्रहण। अंत्य का मतलब अंदर, ग्रहण मतलब ग्रहण कर लो भोजन। कई बार कहते हैं ना जो हमारे पंडित वगैरह है कि भोजन ग्रहण कर लीजिए पंडित जी, भोजन ग्रहण करो। ग्रहण का मतलब उठाकर मुंह में डालो और फिर उसको खाओ। तो जब आप भोजन को उठाकर अपने मुंह में डालते हो, ये होता है ग्रहण करना, अंतःग्रहण। अब मैम अंतःग्रहण के बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है? तो बेटा आपने बताया पाचन। अब मैम पाचन कब होगा? तो देखो अब पाचन हो रहा है। देखो सपोज करो मेरे पास ये खाना है, मैंने उठाकर मुंह में डाल लिया, अब मैं खाने को चबा रही हूँ, बड़ा टेस्टी है, तो मैं कर रही हूँ पाचन। भाई मैंने कहा पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। तो भैया मेरे दांतों ने बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा ना, जो रोटी मैंने खाई उसको कुचलने का काम कर रहे हैं ना मेरे दांत। तो भैया पाचन की क्रिया तो तुम्हारे मुख से ही शुरू हो जाती है। पाचन करने के लिए जरूरी नहीं खाना पेट में जाए या हाथों में जाए, पाचन की क्रिया जो शुरू हो रही है वो मुंह से ही शुरू हो रही है। मुंह में जब आप खाने को चबाते हो तो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट रहे होते हैं, साथ में आपके मुंह में जो लार है उसमें एंजाइम जो खाने में मिल रहे होते हैं। तो आपका पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से ही। तो अब जब आपने खाना मुख में डाल दिया तो उसको लेकर बैठे रहोगे क्या मुख में? देखो जब तुम खाना मुख में डालते हो तुम्हारी अपने आप इच्छा होती है कि इसको चबाऊं, तो आपका ब्रेन आपको अपने आप मैसेज भेजता है कि चबा बेटा चबा, खाने को चबा। तो खाना को तुम चबाना शुरू कर देते हो। तो दैट्स मीन इस प्रक्रिया के बाद आती है पाचन की प्रक्रिया। तो पाचन कहाँ से होता है? मुख से पाचन शुरू हो जाता है, मुख से पाचन शुरू होता है। ठीक है, तो आपका जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से पाचन शुरू होता है। समझ में आ गई बात? तो पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? मुख से शुरू होती है। आप लोग बताकर चलते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो जो पाचन की क्रिया होती है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आगे के स्टेप मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में। अभी आप क्या करेंगे? चीजों को समझते चलेंगे, है ना। क्या समझ में आ गई बात? भोजन खाने पर नींद इसलिए आती है क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी चाहिए होती है उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर आप सो जाएंगे, भोजन दोपहर में भोजन खाने के बाद 10 मिनट की नींद लेना जरूरी है, उससे पाचन अच्छा होता है। तो एनर्जी, पूरी एनर्जी आपके शरीर की पाचन को करने में लग जाती है, भोजन को पचाने में लग जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा सोना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, छोटू राम आ चुका है क्लास में। और तो अब हम लोग बाकी की, वैसे भी टाइम हो चला है तो बाकी के कॉन्सेप्ट को कल की क्लास में करेंगे। अब सभी बच्चे के लिए क्लास रेगुलर लगेगी इसी टाइम। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम प्यारे बच्चे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू।